हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज ये हमारी हिंदी शिक्षण की 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग यूनिट 2 के ए का टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछली 4 क्लासों को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्य जानने से पहले हम शिक्षण जानेंगे कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। तो यदि शिक्षा की बात की जाए कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो जॉन डीवी जी ने कहा था कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया में 3 ध्रुव होते हैं। एक शिक्षक होता है, एक छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। इन तीनों के मदद से शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। और वहीं यदि हम शिक्षण की बात करें कि शिक्षण क्या है, तो शिक्षण हम देख सकते हैं कि शिक्षण भी 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित होते हैं कि हम शिक्षण क्यों कर रहे हैं। उस शिक्षण से हम छात्र में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। उसके बाद हम अधिगम अनुभव यानी अधिगम की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि छात्र अधिगम कर सके। और फिर उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि छात्र ने कितना अधिगम किया है। और उसी से हमें यह भी पता चलता है कि हमने जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए थे वे कितने हद तक सफल हुए हैं। तो हमने शिक्षा की प्रक्रिया और शिक्षण की प्रक्रिया दोनों को देखा। अब इसके बाद हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। हिंदी शिक्षण के जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम वो शिक्षण उद्देश्य बनाते हैं। ये बहुत आपका काम आने वाला है। आपके बीएड 3rd सेमेस्टर में जो लेसन प्लान बनेगा, पाठ योजना आप जो बनाएंगे, अभी 40 पाठ योजना आपको टोटल इस सेमेस्टर में बनाने हैं। उसमें से 20 पाठ योजना आपके हिंदी विषय के रहेंगे और 20 आपके एक अन्य विषय जो आपने लिया होगा उसके रहेंगे। तो आप जब लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको पता है कि जब आप कोई भी पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले उस पाठ योजना में आपको उद्देश्य लिखना होता है। सबसे पहले आपको उद्देश्य किसी भी पाठ योजना में लिखना होता है। उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य उद्देश्य आपको लिखना होता है और दूसरा आपको वहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। तो वो उद्देश्य आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे हिंदी शिक्षण की पाठ योजना में, वही चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अलर्ट होकर देखिएगा, आपके पाठ योजना में काम आने वाला है। शिक्षण उद्देश्य व्यवहारिक होने चाहिए। जो आप उद्देश्य बना रहे हैं वो व्यवहारिक हो, उसको पूरा किया जा सके। आप ऐसा उद्देश्य निर्धारित मत कीजिए कि उसे पूरा ही ना किया जा सके। तो ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिसे पूरा किया जा सके। अनुक्रम अनुक्रम में क्या होता है कि शिक्षण उद्देश्य क्रम में होने चाहिए। जैसे सरल से कठिन, पहले ज्ञानात्मक स्तर का विकास छात्रों में हो सके, फिर भावात्मक स्तर का विकास वो उद्देश्य करें, फिर क्रियात्मक स्तर का विकास करें। जैसे कि जब हम शिक्षण उद्देश्य बनाते हैं तो जो पहले नंबर का हम उद्देश्य बनाएंगे वो ज्ञानात्मक स्तर का विकास बच्चों में करेगा। इसके बाद हम जो दूसरा उद्देश्य बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि वो भावात्मक स्तर पे बच्चों का विकास करेगा। और जो हम तीसरा उद्देश्य बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे जो छात्रों में क्रियात्मक स्तर का विकास करेगा। तो इस प्रकार का हमारे उद्देश्यों में क्या होना चाहिए, उद्देश्यों में हमारे इस प्रकार का अनुक्रम होना चाहिए कि बच्चा पहले सरल चीज़ों से सामना करे और फिर कठिन चीज़ों से सामना करें। इन बिंदुओं को रखकर हम उद्देश्य बनाएंगे। आप एक उदाहरण के तौर पे देख भी सकते हैं कि मान लीजिए कि हमें महात्मा गांधी जी का पाठ पढ़ाना है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत, तो हम कैसे उद्देश्य निर्धारित करेंगे। हमारा जो पहला उद्देश्य होगा वो हम कहेंगे कि महात्मा गांधी का परिचय बच्चे जान सकेंगे, सिर्फ जान सकेंगे। तो क्या होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारा हो गया। दूसरा क्या, महात्मा गांधी के प्रति स्नेह महसूस कर सकेंगे। अब दूसरे में हम क्या करेंगे कि महात्मा गांधी का कुछ प्रेरक प्रसंग बच्चों के सामने हम रखेंगे, जिससे कि बच्चों को गांधी जी से लगाव हो जाएगा। वो उनके हार्ट डोमेन को छू लेगा, उनके जो हृदय को वो
प्रेरक प्रसंग छू लेगा। तो ये उद्देश्य हमारा किस स्तर का है? भावात्मक स्तर का। ये हमारा दूसरा नंबर का उद्देश्य है। और फिर इसके बाद तीसरा क्या है? महात्मा गांधी के प्रसंगों का चित्र बना सकेंगे। अब क्या है इसमें कि पहला तो बच्चे महात्मा गांधी का परिचय जान सके, दूसरा क्या हुआ कि उनके प्रति स्नेह महसूस किए, और तीसरा क्या कि जो हमने महात्मा गांधी के प्रेरक प्रसंग बताए थे कि गांधी जी बचपन में नकल नहीं करते थे, तो उस प्रेरक प्रसंग को चित्र के रूप में बच्चे प्रस्तुत करने की क्षमता भी उनमें डेवलप हो सकेगी। जब वो चित्र बनाएंगे तो उनके हाथ का यूज होगा, और जब किसी कार्य में शिक्षण के जो दौरान किसी कार्य में हैंड लेग्स किसी चीज़ का प्रयोग होता है तो उसमें किस स्तर का विकास होता है? क्रियात्मक स्तर का विकास होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक स्तर का है, जो दूसरा उद्देश्य है वो भावात्मक स्तर का है, और जो तीसरा उद्देश्य है वो क्रियात्मक स्तर का है। तो जब हम हिंदी शिक्षण योजना पाठ्य योजना में उद्देश्य लिखेंगे तो जो उद्देश्य होने चाहिए वो हमारे अनुक्रम में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के हम पहले उद्देश्य में ही भावात्मक स्तर का विकास करा दें, दूसरे में क्रियात्मक का करा दें और ज्ञानात्मक तीसरे में कराएं, तो ये हमारा जो उद्देश्य का क्रम होगा वो गलत हो जाएगा। उद्देश्य हमारे पहले ज्ञानात्मक होने चाहिए, फिर भावात्मक होने चाहिए और फिर क्रियात्मक होने चाहिए, सरल से कठिन होने चाहिए। इस प्रकार का उद्देश्य का अनुक्रम होगा। इसके बाद हम तीसरा देख लेंगे। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य ऐसे हों जिसे छात्र अपना सकें अर्थात छात्रों के अनुरूप हो। हिंदी शिक्षण में आप ऐसा उद्देश्य निर्धारित कीजिएगा कि जिसे छात्र अपना सकें, यानी छात्र उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इतना बहुत बड़ा उद्देश्य मत रख दीजिएगा कि बच्चे एक बार में कवि ही बन जाएं, इस पाठ को पढ़ें तो वे कवि बन जाएं या व्याकरण के ज्ञाता बन जाएं। तो ऐसे उद्देश्य को क्या होगा? बच्चे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे की क्या आयु है, क्या कक्षा है, उनका क्या मानसिक स्तर है, उसके हिसाब से उद्देश्य बनाना है। इसके बाद क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का भी ध्यान रखेंगे हम हिंदी शिक्षण के जब उद्देश्य को लिखेंगे। तो बालक के मानसिक आयु के अनुसार शिक्षण उद्देश्य हो कि उसकी क्या मेंटल एज है, वो कितना सीख सकता है, उसी के प्रकार से हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे। उनकी रुचि आयु लिंग के अनुसार हम उद्देश्य को लिखेंगे। इसके बाद सामयिकता भी एक बिंदु है। सामयिकता के अंदर क्या है? शिक्षण उद्देश्य ऐसे हों जो वर्तमान समय की कसौटियों पे खरे उतरते हों। शिक्षण उद्देश्य आप ऐसे लिखेंगे जो प्रेजेंट का समय है उसमें वो अप्लाई होता हो। जैसे कि अभी आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिकता वेच तकनीकी, अभी जो वर्तमान समय हमारा है वो साइंस का है यानी कि विज्ञान का है। तो आपके शिक्षण उद्देश्य में ये ना हो कि बच्चों का आध्यात्मिक ही खाली विकास करते जाना है। आध्यात्मिक विकास से खाली काम नहीं चलेगा, क्योंकि वर्तमान समय तकनीकी का है, विज्ञान का है। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों का वैज्ञानिक विकास हो, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी लाना है। तो जो वर्तमान समय चल रहा है उस पे खरे उतरते हों, ऐसे उद्देश्य हमें रखना है। इसके बाद क्या है? उपयोगिता। जिन शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है उनकी प्राप्ति से भावी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जब हम उद्देश्य लिखेंगे तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने से बच्चों के जीवन में कुछ सुधार आना चाहिए, बच्चों के जीवन में उनको शक्ति मिले, जब उनके सामने कोई समस्या आए तो वो उस समस्या का समाधान कर सकें। ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति हम उन्हें करवाएंगे। जैसे कि आप उदाहरण में ले सकते हैं कि आप हिंदी शिक्षण के उद्देश्य लिख रहे हैं और आप सामान्य उद्देश्य लिख रहे हैं। सामान्य उद्देश्य में आपने क्या लिखा है कि हिंदी विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी। हिंदी विषय के प्रति जब किसी भी छात्र की रुचि बढ़ेगी तो वो कवि बनेगा, और कवि बनेगा तो समाज में नई नई रचनाएं लाएगा, और अपनी रचनाओं से वो खुद भी सीखेगा और समाज को भी एक मैसेज देगा। तो इससे क्या होगा? वो भावी जीवन में कुछ करने लायक बनेगा। तो हमें ऐसे उद्देश्य निर्धारित करने हैं जो उनके लिए उपयोगी हों। आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद क्या है? अंतिम बिंदु क्या ध्यान हमें रखना है? समाज की आवश्यकता शुद्ध उच्चारण के साथ मनुष्य वाचन कर सके, इस प्रकार का हम उद्देश्य लिखेंगे। और लेखन कर सके, ऐसे उद्देश्य हों। जो हिंदी शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए उसमें क्या होगा कि वो ऐसे उद्देश्य होने चाहिए कि जो मनुष्य है वो ठीक से बोल सके और लिख सके हिंदी, इतना तो उद्देश्य में होना ही चाहिए।
क्योंकि हिंदी पढ़ने का क्या मतलब है, जब बच्चा बोल ही नहीं पाएगा सही से और लिख भी नहीं पाएगा तो फिर हमारे शिक्षण उद्देश्य का कोई मतलब नहीं है। तो समाज की आवश्यकता के अनुरूप उद्देश्य होने चाहिए, इसका कहने का तात्पर्य ये है। अब हिंदी शिक्षण के हम उद्देश्य देखेंगे कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो सिलेबस है, ज्ञानात्मक उद्देश्य उसमें पहला दिया है। ज्ञानात्मक स्तर पे कैसे उद्देश्य हमारे होंगे? काव्य, कथा, निबंध, नाटक, उपन्यास का ज्ञान छात्रों को प्रदान करना। छात्रों को काव्य का, कथा का, निबंध का, नाटक का, उपन्यास का ज्ञान प्रदान करना, ये पहला आपका उद्देश्य होगा। दूसरा क्या होगा? छात्रों को ऐतिहासिक, भौगोलिक घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना। ऐतिहासिक और भौगोलिक घटनाओं का ज्ञान प्रदान कैसे होगा? जैसे कि हिंदी में चैप्टर रहता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार के जब चैप्टर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको ऐतिहासिक और भौगोलिक घटनाओं का ज्ञान प्रदान होगा। तीसरा, छात्रों को सूक्तियों, लोकंतियों का ज्ञान कराना। चैप्टर जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी सूक्तियाँ, लोकंतियाँ आती हैं, तो उनका भी ज्ञान बच्चों को होगा, जैसे अधगत गगरी छलकत जाए। हिंदी के ध्वनित तत्वों का ज्ञान प्रदान करना कि कौन से ध्वनि स्पर्श से निकलते हैं, कौन से तालु से निकलते हैं और कौन से मुर्गा से निकलते हैं, इन ध्वनियों का भी ज्ञान हो। जैसे कि आपके कंठ से बहुत सारी आवाज़ आती हैं, क, च, ट, त, प, तो इस प्रकार के ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ से निकलती हैं, तालु से, मुर्गा से, स्पर्श से, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ये हो गया आपका ज्ञानात्मक स्तर का। इसके बाद हम कौशल परक उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कौशल परक उद्देश्य है क्या। कौशल परक उद्देश्य का मतलब है कि स्किल, हिंदी में आप क्या स्किल हासिल कर सकते हैं। हिंदी में स्किल है कि आप साफ साफ लिख पाएँ, स्वच्छ राइटिंग में लिख पाएँ, आप अच्छे से हिंदी पढ़ पाएँ, ये सब आपके स्किल में आ जाएँगी। तो आपके स्किल का जब भी बात हो तो आप समझ जाइएगा कि उसमें हाथ, पैर और आपके शरीर का यूज होगा। उसके बिना आपका जो कौशल वाला उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो पहला उद्देश्य क्या है कि बच्चा ठीक से लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, सुनना सीख जाए, भावों को समझना सीख जाए। गद्य या पद का अर्थ एवं भाव ग्रहण करने की शक्ति आ जाए उसके अंतर्गत। गद्य यदि होगा तो उसका अर्थ समझ जाए, पद है तो पद में भाव कौन सा है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वीर रस है, उसको वो समझने की उसके अंदर शक्ति आ जाए और समझ के फिर उस अर्थ और भाव को बच्चा अपने मुंह से बता भी पाए, अभिव्यक्त भी कर पाए, इतनी क्षमता बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए। तीसरा क्या है? मुहावरों को छात्र समझ सके कि मुहावरों का अर्थ क्या होता है। यति गति, चौथा है यति गति लय एवं उचित आरोह अवरोह के साथ जो पद है उसे पढ़ सके। जैसे कोई भी कविता है तो एक निश्चित गति, लय और उचित अवरोह, आरोह अवरोह, मतलब कि यदि कविता में कविता को चढ़ा के बोलना है तो चढ़ा के बोले, कविता को थोड़ा स्लो स्केल में गाना है तो स्लो स्केल में गाए, इस प्रकार से। जैसे कि आपका समझ लीजिए कि ये आपका था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर हम इसका गति लय बदल दें तो कैसा लगेगा? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर ऐसे पढ़ें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चे के अंदर इतना डेवलपमेंट आए कि वो कविता को उसके उचित गति, उचित लय एवं उचित आरोह अवरोह, जितना उसको हाई स्केल में गाना है, कितना उसको लो स्केल में गाना है, उसकी समझ उसके अंतर्गत विकसित हो जाए। आरोह का अर्थ होता है कि ऊपर चढ़ा के गाना और अवरोह का अर्थ होता है नीचे, मतलब लो स्केल में गाना। फिर इसके बाद क्या है? रसात्मक उद्देश्य। रसात्मक उद्देश्य में क्या है? इसका आप समझ सकते हैं कि बच्चों को जो 10 प्रकार के रस होते हैं ना, उनकी समझ होनी चाहिए कि वो कोई भी गद्य पढ़ रहे हैं, कोई भी पद पढ़ रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, इस लाइन में कौन सा रस है। आप देख सकते हैं कि साहित्य के विविध पक्षों की समालोचना कर सके। जैसे कोई साहित्य पढ़ रहा है तो वो बता सके कि इसमें क्या हास्य की अनुभूति हो रही है, विभत्स रस की अनुभूति हो रही है, श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है, करुण रस की अनुभूति हो रही है। उनके भाव को समझ के उसका समालोचना कर सके। समालोचना का अर्थ होता है कि वो उस साहित्य के गुण को भी देख सके और वो उस साहित्य के दोष को भी देख सके कि उसके गुण और दोष क्या हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो है
पद के भावों की समझ करना है कि पद में कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, ये सब समझ जाए। अर्थात पद में कौन सा रस विद्यमान है। जब रसात्मक उद्देश्य की बात होती है तो आपको यहाँ रस से ही मतलब रखना है। फिर इसके बाद क्या है, लास्ट है सृजनात्मक उद्देश्य, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य या सृजनात्मक, सृजनात्मक का मतलब ये आप समझ सकते हैं मौलिकता से है। सृजनात्मक का उद्देश्य आपका मौलिकता से है। मौलिकता क्या होता है, नई नई चीज़ों की रचना। जब आप हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिंदी के गद्य और पद दोनों पक्ष का आपको ज्ञान हो जाता है, उसके साथ साथ हिंदी व्याकरण की आपको अच्छी खासी समझ हो जाती है, आपको भाषा शिक्षण बहुत अच्छे से आ जाता है, मतलब भाषा विज्ञान की आपको नॉलेज अच्छे से हो जाती है। तो फिर आप क्या होता है कि आप छात्रों में स्वाध्याय की रचना का, स्वाध्याय की क्षमता का विकास हो जाता है। स्वाध्याय से तात्पर्य है कि जो उनके किताब में पाठ दिया हुआ है वो उसे खुद से पढ़ सकें, इतनी उनके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो। और इसमें एक और उद्देश्य आपका हो जाएगा कि छात्र रचना करने हेतु विकसित हो सके, वो नया नया कविता लिख सके, अपने से कविताओं की रचना कर सके, कहानियों की रचना कर सके, वो नाटक लिख सके, उपन्यास लिख सके, ये चीज़ का उसके अंदर क्षमता विकसित हो सके। तो ये 4 प्रकार के हमने उद्देश्य जान लिए। इसके बाद आपके विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण के भी उद्देश्य हैं, जो आप जान लेंगे तो काफ़ी आपको, जब आप टीचिंग करेंगे तो उस समय आपको फ़ायदा होगा। अब जो हिंदी शिक्षण की क्लासें हैं वो आपके लेसन प्लान के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको कोई भी कीमत में न छोड़ें और रेगुलर देखें। यूट्यूब पे तो बहुत सारी पुरानी वीडियो पड़ी होंगी कई चैनलों पे, लेकिन ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये अपडेट है, ये आपका नया है। जो कुछ आपका सिलेबस में डिफरेंस था उसको हम मेंशन करके वीडियो को बना रहे हैं। तो अगर आप प्राथमिक स्तर पर टीचिंग करेंगे तो क्या उद्देश्य होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आप छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन देखेंगे। छात्रों को सस्वर वाचन का ज्ञान कराना, कि जो लिखा हुआ है, कविता है, मान लीजिए कोई कविता है, तो उसको वो सस्वर वाचन यानी कि स्पष्ट रूप से पढ़ सके। जैसे कि चारू चंद की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, च च बार बार आ रहा है, तो उसको वो अच्छे से पढ़ सके। तो स्वस्वर वाचन यानी कि साथ में स्वरों को लेकर वो वाचन कर सके। शुद्ध उच्चारण का बच्चा ज्ञान हो, वो शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीख जाए। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हो, जिससे छोटे छोटे वो छात्र जो है वाक्य बनाना सीख जाए। सुलेख व श्रुति लेख पर बल देना। सुलेख क्या है कि बच्चा साफ साफ लिखना सीख जाए, सुंदर सुंदर लिखना सीख जाए, उसको सुलेख बोलते हैं। और श्रुति लेख का क्या मतलब होगा कि बच्चा सुनकर लिखना सीख जाए। आप देखे होंगे कि टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो बोलता है और बहुत सारे बच्चे बैठकर लिखते हैं। आपके बीएड में भी ऐसा कभी होता होगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो बोल बोल कर आपको लिखवाते हैं। जो फिर इसके बाद आप 5वां नंबर पे देख सकते हैं भावाभिव्यक्ति व अभिव्यक्ति का विकास करना। भावाभिव्यक्ति का क्या मतलब है, कोई दूसरा कोई बोल रहा है तो उसके भाव को वो समझ सके। टीचर क्लास में बोल रहा है तो बच्चा टीचर के भाव को समझ सके। और अभिव्यक्ति मतलब क्या कि उसको सुनकर वो अपनी भावनाओं को भी टीचर के सामने व्यक्त कर सके, ये चीज़ है। और 6वां क्या है, पठन की शुद्धता पर ध्यान देना, कि बच्चा सही सही किताब वांचना सीख जाए, यानी कि किताब पढ़ना सीख जाए। तो प्राथमिक स्तर पर ये 6 प्रकार के उद्देश्य हैं। इसके बाद हम पूर्व माध्यमिक स्तर पर देख लेते हैं। पूर्व माध्यमिक आपका 6 से 8 है। भाषा की शुद्धता हेतु विस्तृत ज्ञान प्रदान करना, उसको व्याकरण संबंधी हम ज्ञान देंगे, जिससे कि उसकी जो भाषा में शुद्धता है वो चीज़ सुधर जाएगी। जो बच्चा है वो मात्रा, बिंदु, ये सब का ध्यान रखेगा। काव्य सौंदर्य का ज्ञान कराना। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत क्या क्या उनको पढ़ना होता है, रस, छंद, अलंकार, ये सब, तो उनको इस चीज़ का ज्ञान हो। और फिर इसके बाद प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों का पूर्ण विकास करना। जो 1 से 5 में उद्देश्यों का हम विकास किए थे उसका और ब्रॉड लेवल पे विकास करना, क्योंकि वहाँ पे हम छोटे लेवल पे उसको बताए थे और उसको पूरा कराए थे। फिर इसके बाद जो लास्ट है वो है माध्यमिक स्तर 9 से 12।
9 से 12 पर हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं? उचित गति से लिखने का अभ्यास करना। अब 9 से 12 के स्तर में जो बच्चा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर बच्चा इतना बड़ा होने के बाद यदि टीचर के साथ-साथ ना लिख पाए कि टीचर बोल रहा है क्लास में और बच्चा ना लिख पाए, पिछड़ जाए, मतलब उसने हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो उचित गति से लिखने का उसको अभ्यास हो जाए, पठन कला में निपुणता हासिल हो जाए, कोई भी किताब पढ़ना हो हिंदी की तो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ ले क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। लोकोक्तियों, मुहावरों का ज्ञान अच्छे से हो जाए, बालक के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाए, जैसे कि उसको समानार्थी शब्द आने चाहिए, पर्यायवाची शब्द आने चाहिए, विलोम शब्द आने चाहिए क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, उसे हिंदी भाषा की डीप नॉलेज होनी चाहिए। निबंध एवं सारांश लिखने हेतु बालकों को दक्ष करना। अब बालक क्या हुआ है कि वो बड़ा हो चुका है, उसे निबंध लिखने आना चाहिए, सारांश वो लिख सके, नया सारांश बना सके, इतनी कैपेसिटी उसके अंदर आ जाए। फिर क्या है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। अगर कोई पाठ टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसके अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि वो उसको खुद से पढ़ सके, स्वाध्याय की क्षमता उसके अंतर्गत आ सके। फिर इसके बाद क्या है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो उसे। बालकों को मौन वाचन के गुण बताना कि मौन वाचन का क्या फ़ायदा होता है। मौन वाचन का मतलब ये है कि अगर भाई पहले आप छोटे थे, आप तीसरी चौथी में पढ़ते थे, छोटा सा पाठ रहता था, आप पूरा बोल बोल के पढ़ते थे, आपका एनर्जी ज़्यादा नहीं जाता था। लेकिन 10वीं और 12 में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस ब्रॉड होता है, तो अगर उतना आप बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा और आपको समझ में कम आएगा। तो इसलिए यदि आप मौन होकर पढ़ते हैं तो आपकी जो लर्निंग है वो प्लस में होगी। तो जो मौन वाचन के गुण हैं उन्हें बालकों को बताना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य देखे, पूर्व माध्यमिक स्तर पर देखे और प्राथमिक स्तर पर देखे, और हम सृजनात्मक उद्देश्य देखे, रसात्मक उद्देश्य देखे, कौशल परक उद्देश्य देखे, और इसके बाद हमने क्या देखा, ज्ञानात्मक उद्देश्य भी हमने देखा। तो जो हमने इतना देखा और हिंदी शिक्षण के उद्देश्य कैसे लिखेंगे इस चीज़ को भी हमने देख लिया। तो आई होप आप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती हैं। और हिंदी शिक्षण का कैसे पाठ योजना बनाया जाता है, अब आगे की जो वीडियो हैं वो उसके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उन्हें मिस करते हैं तो आप हिंदी शिक्षण की पाठ योजना सही से नहीं बना पाएंगे। तो अब क्योंकि 3-4 वीडियो के बाद पाठ योजना वाला ही वीडियो आनी है, जो कि बीएड के 3rd सेमेस्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बीएड में पाठ योजना बनाना नहीं सीख पाए तो बीएड करना व्यर्थ है, आपने कुछ नहीं सीखा 2 साल में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो हिंदी की ये सीरीज़ चल रही है, बताइएगा कि आपको समझ में वीडियो आ जाता है कि नहीं आ जाता है, कैसा लगता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।